हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। जैसा कि आप लोग जा रहे हैं, आज मेरा चौथा लेक्चर अपलोड होगा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, काफ़ी डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर का। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, 1857 की क्रांति का कई कारण था। सैनिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण था, जो तत्कालिक कारण था, वो था चर्बी वाला कारतूस। वो कौन था? चर्बी वाला कारतूस। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बात आपको समझाता हूँ। क्योंकि पहले एक बंदूक आता था ब्राउन बेस। कौन आता था? ब्राउन बेस। उसके बाद में एक इसके जगह पर नया बंदूक लाया गया, इनफील्ड राइफल। क्या लाया गया? इनफील्ड राइफल। अच्छा, ब्राउन बेस में क्या था कि एक बार गोली डाल दिए तो फिर गोली ख़त्म हो जाता था। इनफील्ड राइफल में क्या होता था? एक बार गोली डाल दिए तो धड़ाधड़ 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 गोली चल रहा है, जैसे आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या थी कि इसका जो कारतूस होता है बंदूक का, उस कारतूस में गाय और सूअर का चर्बी लगा हुआ था। अगर गाय का चर्बी लगा हुआ था तो मुस्लिम नफरत, एक हिंदू नफरत करेगा, और सूअर का चर्बी लगा था तो मुस्लिम नफरत करेगा। तो जिसके कारण क्या हुआ था? 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, चर्बी वाले कारतूस। और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सती प्रथा की समाप्ति। दोस्तों, मुगल काल में अगर पूछे कि सती प्रथा की समाप्ति कब हुआ, किसके समय में हुआ था, तो आपको बताना है सम्राट अकबर के समय में हुआ था। और भारत में सती प्रथा का अंत पूछेगा किसने किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय। कौन कौन किया था? राजा राम मोहन राय, RRMR, राजा राम मोहन राय। इसका जन्म कब हुआ था? 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। और इन्होंने 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद किया था। किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से बंद किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी? तो मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में पंडित दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा का किया था दयाराम साहनी, जबकि 1922 ईस्वी में जस्ट एक साल बाद मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखल दास बनर्जी। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था। तो मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था मोहना। क्या नाम था? मोहना। मोहना से याद रख लीजिएगा मोहन। क्या याद रख लीजिएगा? मोहनजोदड़ो। अच्छा, लेकिन वो क्या था? पंडित था। कौन था? पंडित था। और वो रोज़ सुबह सुबह नहाता था। नहाना से याद रख लीजिएगा स्नानागार। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आंख मूंद करके आपको लगाना है मोहनजोदड़ो। अच्छा, अब पंडित था और नहेबो करता था। और आप लोग तो जानबे करते हैं, पंडित लोग खाना भी क्या करता है? दबा करके खाता है। तो खाना भी मोहना बहुत दबा करके खाता था। तो खाना से आप याद रख लीजिएगा क्या याद? अन्नानागार। क्या? अन्नानागार। तो अन्नानागार। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नानागार हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहना में लेकिन एक और क्वालिटी था। क्वालिटी क्या था कि ये मोहना जो है अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था। लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था? सूती वस्त्र पहनता था। कैसा पहनता था? सूती वस्त्र पहनता था। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा, कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। लेकिन मोहना था बड़ा खच्चर। उसको एक आदत बहुत बड़ा गलत था। गलत क्या था? वो डांस देखने का शौक था। से याद रख लीजिएगा, कांसे की नर्तकी।
कांसे की नर्तकी। इन सब का प्रमाण हमको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मैंने मोहनजोदड़ो से क्या क्या सब बताया आपको। आप वीडियो देखिए, आपको अच्छा से देखिए, आपको सारा बात समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग था, उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में दो चीज़ का उत्पादन होता था। एक होता था तांबा का, क्या होता था? तांबा का। और एक होता था टीना का। ये दोनों चीज़ से ये प्रचलित था। दोस्तों, जब हम तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तो हमको बनता है कांसा। इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग अगला नाम देते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या नाम देते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोग को जो था लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। तो तलवार तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो लोहा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और कनिंघम को हम लोग कहते हैं भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता। क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान का पिता भी हम लोग किसको कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं। ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, सिंधु मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी घाटी के पास में स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा साम्राज्य का जुड़वां राजधानी हम लोग किसको कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी हम लोग किसको कहते हैं? तो आपको बताना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वां राजधानी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क व्यवस्था था वो कैसा था, तो आपको बताना है कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटता था। भैया कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक दूसरे को कैसे काटता था? समकोण पर काटता था। और जिस जगह काटता था उस जगह को हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्किल के नाम से जानते थे। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बच्चा जानता है कि कलिंग की लड़ाई जो था वो जो लड़ा गया था किसके काल में लड़ा गया था? सम्राट अशोक के काल में लड़ा गया था। सम्राट अशोक जब गद्दी पे बैठा तो गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और कलिंग युद्ध लड़ा। और कलिंग युद्ध लड़ने के बाद में क्या हुआ था कि कलिंग युद्ध क्यों लड़ा था सम्राट अशोक ने? क्योंकि कलिंग जो था फेमस था हाथी और व्यापार के लिए। किसके लिए? हाथी और व्यापार के लिए। ये दोनों पर मोह लग गया था अशोक को, जिसके कारण जबरदस्ती कलिंग का राजा उसमें कौन था? नंदीराज। तो इस नंदीराज पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, जिसके कारण नंदीराज का हार हुआ और अशोक का जीत हुआ। और कलिंग युद्ध में अशोक ने जीत गया। और जीतने के बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म अपना लेता है? बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में आप एक बात और याद रख लीजिएगा, इन्होंने टोटल 84,000 स्तूप बनाया है। कितना? 84,000 स्तूप बनाया है। बनाने वाला मौर्य वंश का शासक कौन था? वो था अशोक। अशोक को दोस्तों हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठिए। सम्राट देवनाम प्रिय, सम्राट देवनाम प्रिय, सम्राट देवनाम प्रियदर्शी, सम्राट देवनाम प्रियदर्शी, करमोली चंद अशोका, करमोली चंद अशोका, अशोक वर्धना अशोक,
तो अशोक वर्धना, अशोक इसके बाद है, जगह नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं एक एक नाम का आपको अर्थ बता देता हूँ। सम्राट अशोक को हम लोग क्या कहते हैं? सम्राट देव नाम, मतलब जो देवता को मानता है। सम्राट देव प्रिय, जो देवता का प्रिय है। सम्राट देव नाम देव प्रिय, सम्राट देव नाम देव प्रिय। और कौन है? प्रियदर्शी, जो देवता का प्रियदर्शी हो। ये सब नाम किसका था भैया? ये सब नाम अशोक का था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अशोक के समय में बौद्ध धर्म का तीसरी संगीति हुआ था। कितना? तीसरी संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अशोक किस वंश का राजा था? हम सब जानते हैं कि जो अशोक था वो मौर्य वंश का राजा था। किसका था? मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश का स्थापना पूछे किसने किया था? तो CM चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर हुआ था। अच्छा, मौर्य वंश में मुद्रा को पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते थे? तो हम लोग पन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? पन के नाम से जानते थे। और मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? कौन था? बिंबिसार। और इसको कितना पुत्र था? 100 पुत्र था। कितना था? 100 पुत्र था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और हर्यक वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आप पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। कौन था? उदयन था, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पाटलिपुत्र, दोस्तों पाटलिपुत्र का पुराना नाम पूछेगा क्या था? तो आपको बताना मगध। क्या नाम था? मगध इसका पुराना नाम था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो रचना है वो है विशाख दत्त का। किसका है? विशाख दत्त का किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। और कौटिल्य का किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और मेगास्थनीज का किताब का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो भैया मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये तीनों ग्रंथ से पूछेगा कि इन तीनों ग्रंथ से पूछेगा कौन सा वंश का हमको जानकारी मिलता है? तो हमको मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य का नाम था। किसका नाम था? चाणक्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए या कौटिल्य बोलिए, ये सब नाम किसका था? चाणक्य का नाम था, ये बात याद रख लीजिएगा। और ये किसका सेनापति था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में पूछेगा कौन सा धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था। कौन सा? जैन धर्म अपनाया था। लेकिन इसका पोता जो था अशोक, वो कौन सा धर्म अपनाया था? वो बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? दोस्तों, समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं 100 युद्धों का विजेता। क्या कहते हैं? 100 युद्धों का विजेता, या इसको हम लोग कहते हैं कविराज। क्या कहते हैं? कविराज, क्योंकि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध को जीता था। ठीक उसी प्रकार यूरोप में नेपोलियन ने भी 100 युद्ध जीता था। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो स्वाभाविक बात है, नेपोलियन भी 100 युद्ध जीता था, ये भी 100 युद्ध जीता था, तो इसका तुलना किससे होना चाहिए? नेपोलियन से होना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा कि नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ था? तो आपको बताना है 1910 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर क्या हुआ था? नेपोलियन का मृत्यु हो गया था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, सिकंदर पूछेगा क्या किया था? इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। क्या बताया था? आगरा शहर को बसाया था। फहियान से आप याद रख लीजिएगा, फहियान सेकेंड, चीनी यात्री फहियान सेकेंड किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था
चंद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकेंड के कार्यकाल में क्या हुआ था, भारत आया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। भगवान बुद्ध का अगर बचपन का नाम पूछे तो आपको बताना है सिद्धार्थ। क्या बताना है, सिद्धार्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। हम सब जानते हैं कि जब मायके जाते वक्त नेपाल के तराई नामक क्षेत्र में एक लुम्बिनी नामक स्थान पड़ता है, जहाँ पर क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म देते ही इनकी माता का मृत्यु हो गया था। तो ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। अच्छा, सारनाथ से महात्मा बुद्ध का क्या संबंध है, तो आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इसी सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, इस सारनाथ में दिया था। पूछेगा बोध गया से बुद्ध का क्या संबंध है, तो बताना है कि बोध गया से भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। क्या क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और पूछेगा कि पावापुरी, पावापुरी में किसका मृत्यु हुआ था, तो महावीर स्वामी का हुआ था। मलराज सस्तीपाल के महल में, पावापुरी में मलराज सस्तीपाल के महल में हुआ था। किसका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दो चीज़, लोहा भी था, लोहा और तांबा, ये दोनों चीज़ से ये परिचित था। लेकिन दोस्तों जब लोहा और तांबा जब दोनों को जब मिला देते हैं तो हमको बनता है कांसा। क्या बनता है, कांसा। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हमको क्या दिख रहा है, कांस्य युग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। क्या कि लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, पंडित दयाराम साहनी और लॉर्ड डलहौजी। तो पंडित दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, भारत में ट्रेन को चलाने का, लॉर्ड हेडिंग। भारत में अगर पूछेगा पहली बार ट्रेन किसने चलाया था, तो लॉर्ड हेडिंग सेकेंड ने चलाया था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा विश्व में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया, तो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में चलाया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो खोदा था, जो उत्खनन किया था, पूछ रहा है कि वो कौन किया था। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वो 1921 में हुआ था और पंडित दयाराम साहनी ने किया था। तो पंडित तो नहीं, दयाराम साहनी दिखा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने में है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा दोस्तों कहाँ है, तो ये है राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। जैसे आप और भी कुछ जगह पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोथल कहाँ स्थित है। दोस्तों लोथल जो है गुजरात में है। और पूछ लिया जाएगा कि किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है कि भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। दोस्तों पाटलिपुत्र नगर का जो कहता है कि स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था, तो दोस्तों किया गया था गंगा सोन पुनपुन। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गंगा सोन और पुनपुन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है।
तो हम लोग जानते हैं स्वर्ण काल। स्वर्ण काल हम लोग कहते हैं गुप्त काल को। किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। अगर क्वेश्चन और भी पूछे कि सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाने वाला कौन सा काल था या कौन सा वंश था, तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है? गुप्त काल ही आने वाला है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा जहांगीर। क्या आएगा? जहांगीर। अगर क्वेश्चन पूछेगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा स्थापत्य कला का ना, तब आपका आंसर आ जाएगा शाहजहाँ। और शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था भैया? तो इसका नाम था खुर्रम था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। शाहजहाँ ने क्या बनाया था? तो ताजमहल बनाया था। क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। और मोती मस्जिद बनाया था। क्या बनाया था? मोती मस्जिद बनाया था। और शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था? तो मुमताज़ बेगम। क्या था? मुमताज़ बेगम। और मुमताज़ बेगम इनकी पत्नी थी। और मुमताज़ बेगम का पूछेगा कि असली नाम क्या है, तो आपको बताना है आरजूमंद बानो बेगम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों टोटल जो वेद होता है वो 4 होता है। कौन कौन होता है? पहला को कहते हैं सामवेद, एस लिख दिए, आप लोग लिखते चलिएगा। दूसरा को कहते हैं आयुर्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, RIG ऋग्वेद, और सामवेद, सामवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, और एक तो कौन छूट गया? सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, वेद। टोटल वेद का संख्या कितना है? 4 है। आप चारों आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। और पूछेगा कि उस क्वेश्चन एक पूछा गया था कि उपनिषद कितना है, तो आपको बताना है 18 है। कितना है? 18 है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हम लोग जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जो किसकी सहायता से गद्दी पे बैठा था? तो इनके गुरु चाणक्य के सहायता से गद्दी पे बैठा था। और चाणक्य का असली नाम पूछेगा क्या है, तो 2 गो नाम आप याद रख लीजिएगा। एक को कहते हैं विष्णुगुप्त। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। और दूसरा कहते हैं कौटिल्य। और इस चाणक्य का किताब का नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स। क्या याद रखना है? अर्थशास्त्र। क्या याद रखना है? अर्थशास्त्र पूछेगा। अर्थशास्त्र से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? हम सब जानते हैं द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो वो जो था 5 पांडव का पत्नी था। तो 5 पांडव में तो 5 का तो नाम नहीं दिया गया है, 3 का नाम दिया गया है। भीम का, हाँ ये भी सही दिख रहा है ऑप्शन में, युधिष्ठिर, अर्जुन, और छूट कौन कौन गया? नकुल और सहदेव छूट गया। द्रौपदी का शादी टोटल 5 पुरुष से हुआ था। कितना? 5 पुरुष से हुआ था। लेकिन यहाँ 5 पुरुष तो ऑप्शन में नहीं दिया है, 3 को दिया है। तो भीम से भी हुआ था, युधिष्ठिर से भी हुआ था, अर्जुन से भी हुआ था, और बाद बाकी नकुल और सहदेव का ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं डॉक्टर लाला लाजपत राय को। इसको हम लोग कहते हैं पंजाब केसरी। क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इसको कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय में इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद, इनका मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में हुआ था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद आजम कहते हैं। और इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था, नौजवान संस्था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। ये चैनल हर किसी एग्ज़ाम का तैयारी कराता है। जिस एग्ज़ाम का फॉर्म आता है उन सारे एग्ज़ाम का तैयारी करवाता है।
काफ़ी अच्छे तरीक़ा से करवाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।